मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वीरगाथा सीरीज के सबसे पहले वीर की, जिनके पिताजी के कहे हुए शब्द हमारे सामने हैं। माय सन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, पीछे हट सकता था, उसको पता था वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी वो आगे बढ़ा। ये उनके द्वारा कहा गया है और ये डायलॉग स्मरण में रहने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा कि कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। 100 साल से भी पुरानी एक बिल्डिंग है हमारे यहाँ पर, ताज होटल, जो मुंबई की एक मशहूर इमारतों में से एक मानी जाती है। उस बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा संदर्भित कुछ आतंकवादियों के थ्रू एक हमला प्लान किया गया था। एक योजना करी गई थी 26/11/2008 यानी 26 नवंबर 2008 के दिन उसके ऊपर हमला बोल दिया जाता है। उसके अंदर कई सारे विदेशी पर्यटक जो वहाँ पर रुके हुए हैं, इसके साथ साथ में उस होटल के कई सारे स्टाफ को 3 मंजिलों तक बंधक बना लिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी जो है, उस बंधकों को वहां से छुड़ाने की जिम्मेदारी एनएसजी के ऊपर आकर गिरती है। एनएसजी क्या है उसका रेफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि एनएसजी उनको वहां बचाने के लिए जब गई तो उनका सक्सेस कितना मैसिव रहा, और इसीलिए शायद इनके द्वारा ये डायलॉग भी कहा गया है। आज के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब की। सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं उनके बारे में, हमारे पास जो भी है। सर्विसेज में जाने से पहले कहां से शुरुआत करी, अफ्रीका इस पोजीशन पर सर्व कर रहे थे, रैंक थी उनकी मेजर, बलिदान उनके लिए सबसे सार्थ शब्द साबित होता है। अपने बचपन शुरुआती के दिनों से ही वो फौज में ज्वाइन होना चाहते थे, बहुत शुरू से। उसके पहले उनका इंटरेस्ट नेवी, एयरफोर्स इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव उनका ज़्यादा नजर आ रहा था, लेकिन जब उनका सिलेक्शन होता है, जब फाइनली वो कमीशन होते हैं, तो आर्म फोर्सेस यानी आर्मी उनकी सबसे पहली चॉइस नजर आती है। फिर भी एक बात देख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ हिज एज वॉज ओनली 31 ईयर्स, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम। इतनी यंग उम्र में इतने, ये जो जज्बा है उनका, यही शायद उन्हें आज भी हमारे दिलों में जिंदा बनाकर रखता है। उनका सर्विस नंबर हमारे सामने है। ईयर ऑफ सर्विसेज रहे उनके 1999 में, कमीशन होते हैं 2008 तक। सबसे पहले कमीशनिंग यूनिट कौन सा था, कहां पर सबसे पहले कौन से रेजिमेंट में कमीशन हुए थे, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए उनका यूनिट जहां वो आखिरी टाइम सर्व कर रहे थे वो था 51 SAG यानी कि 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो एनर्जी के लिए काम करता था। उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहे थे, लेकिन जब बाद में ऑपरेशन की बारी आती है तब अपनी टीम को लीड भी कर रहे थे, ऑपरेशन को लीड भी कर रहे थे। अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो अशोक चक्र 26 जनवरी को 2009 में उनको कॉन्फर कर दिया गया है। ये मरणोपरांत उनको दिया गया था ये अवार्ड, उनकी माता जी ने उनके प्रति इस अवार्ड को स्वीकार किया था। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1977 में पैदा हुए कोझिकोड नाम के एक मलयाली शहर में, केरला में, और एक उनका जो परिवार है वो भी मलयालम परिवार ही था। उसके बाद में वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके लिए हम लोगों ने इतनी यंग उम्र में जब ये बात कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मलयाली फैमिली में पैदा हुए, उसके बाद में पले बड़े बेंगलोर में, जब उनकी फैमिली बेंगलोर मूव हो गई थी। उनकी पत्नी के साथ उनकी फोटो है। इसके साथ अपने देखते हैं स्कूल डेज में अगर हम बात करेंगे तो तब से सिंपल क्रू कट और इंटरेस्ट था ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस में। बिल्कुल सही बात है। एनडीए को उन्होंने ज्वाइन किया, इसके पहले उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से होता है। उनके बाद में उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया 1995 में, और जहां पर वो लेफ्टिनेंट के तौर पर ग्रेजुएट होते हैं। इसके बाद में उनकी जो कमीशनिंग होती है वो 7वें बटालियन 7th बटालियन बिहार रेजिमेंट इन्फेंट्री में 12 जून 1999 में की जाती है। 3 साल का इंडिया का ट्रेनिंग, और उसके बाद में 1 साल तक उन्होंने अपनी आगे की जो आईएमए की उनकी अटैचमेंट थी उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद में वो कमीशन हुए एज अ लेफ्टिनेंट। उनके अगर हम प्रमोशंस की बात करते हैं, उसके बाद में जब उनकी पोस्टिंग हुई है, कारगिल वॉर के दौरान भी इनकी सर्विसेज हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं, और वो किस तरीके से, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ही वाज अ पार्ट ऑफ कारगिल वॉर ऑफ 1999। कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय आपको याद होगा ही। अगर हम बात करते हैं तो वो एकदम जबरदस्त फॉरवर्ड पोजीशन पर खड़े थे अपने टीम के साथ में, जहां पर हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और स्मॉल आर्म फायरिंग भी उनको पाकिस्तानी ट्रूप से झेलनी पड़ रही थी। दिसंबर 1999 में उन्होंने अपने एक पोस्ट सिर्फ 200 मीटर दूर, दुश्मन की साइड से सिर्फ 200 मीटर दूर अपने एक पोस्ट सेटअप करने में भी सक्सेस पा लिया था। संदीप सर को प्रमोट कर दिया गया कैप्टन की रैंक पे 12 जून 2003 में। उसके बाद में हाथों हाथ मेजर वाली रैंक पे 2005 में, यानी कि जबरदस्त सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन उनकी तरफ से किया गया, ये हम लोग देख पा रहे हैं। कोई इसमें दुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता। इसके बाद में उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला लिया था एनर्जी को, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को। जब उन्होंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में उनको स्पेशल एक्शन ग्रुप में यानी कि SAG में जगह मिली, SAG 51 में, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बता देता हूँ। उसके बाद में घातक कोर्स जब उन्होंने कंप्लीट किया तो ही वाज अ टॉपर ऑफ दैट बैच, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि ट्रेनिंग ऑफिसर वाला जो पोजीशन है, उन्हीं में से चुने जाने वाले कुछ लोगों में जब OTO बनाए गए, ट्रेनिंग ऑफिसर बनाए गए, तब उनके लिए वो पोजीशन सबसे सार्थ साबित होती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उनको, उसके बाद में इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग एंड कमेंडेशन, वो हमें उनको किताब मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक तो यहाँ तक सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था, अपने परफॉर्मेंसेस में सबसे ऊंचे साबित हो रहे थे। मुझे सोल्जर क्यों बनना है, इस बारे में फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग उनके ऊपर फिल्माया गया है। वो बताया गया है कि उन्हें सोल्जर क्यों बनना था। वो ये चाहते थे कि ये जो भावना है, जो उनके वजह से लोग सेफली सांस ले पा रहे हैं, जहां भी मन है वहां घूम पा रहे हैं, अपने मन की चीजें कर पा रहे हैं, ये उन्हें एक अच्छा सोल्जर बनाने के लिए उद्युक्त करती है, ऐसा उनका मानना था। सबसे आखिरी शब्द मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के मुंह से जो निकले थे, वो बताने के लिए पहले आपको स्टोरी समझा देता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उनकी माताजी की तस्वीरें जो शोक मग्न है, उनके इकलौते लड़के थे।
मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने कमांडो ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था 27 नवंबर 2008 में, जो टेररिस्ट को बाहर निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए, और उसके साथ साथ में जो बंदी बनाए रखे हुए थे उन लोगों के लिए भी ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सबसे पहले माले पर, सबसे पहली मंजिल पर जो 14 बंधक बनाए गए थे उनको निकालने में संदीप उन्नीकृष्णन साहब और उनकी बाकी टीम कमांडोज कामयाब भी हो गए थे। उसमें उनके कमांडो को, मिस्टर सुनील को 8 गोलियां लगी थी। इन 8 गोलियों के बावजूद भी कमांडो एक बार जब बात सुनने के लिए काबिल हुए तब मेजर ने उन्हें कहा कि आप लोग इसको सेफली बाहर ले जाइए। उनको बाहर सेफ्टी से बाहर निकाला, उनको बताया है उस समय उनको बचाते हुए के समय में उनके लेफ्ट शोल्डर के आसपास कुछ गोलियां भी लगी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि वापस से अंदर जाएंगे। इसके बाद में काफ़ी टीम और एक इंस्टेंस होस्टाइल फायर के वो शिकार हुए, उस बात में हम लोग देखते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ये दृश्य फिल्म में फिल्माए भी गए। अगर आप चाहो तो इसको फिल्म में देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया कि एग्जैक्टली उस समय उनके मन में क्या दुविधा रही होगी, क्या सोच उनके मन में रही होगी। कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी का सबसे अत्युच्च शौर्य का नमूना हमें वहाँ पर देखने को मिला, और उसके बाद में सुप्रीम सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपने नेशन के लिए कि वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि उनके जो अंकल थे उनके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा बॉन्ड उनके साथ शेयर किया था। सबसे लेसर नोन फैक्ट है ये, उनके जो अंकल हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था पार्लियामेंट के सामने फरवरी 2011 में, खुद को ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर। और ये जो सुसाइडल केस है ये कहते हुए हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने 26/11 के विक्टिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया है। और जबकि एक इतने बड़े बेहतरीन सोल्जर, इतने सबसे अच्छी पोजीशन पर होने वाले व्यक्ति के अंकल अगर ये इस प्रकार का स्टेप उठा सकते हैं तो ये हमें सच में लज्जित भी करता है और इसके साथ साथ में सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि सच में गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन या क्या स्टेप उठाए गए हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में, अंदर जाने के बाद में उन्हें नीचे से रेडियो मिलता है। काफ़ी देर तक तो रेडियो साइलेंस रहता है क्योंकि ये वहाँ पर बात नहीं कर सकते। 2-3 टेररिस्ट एक साथ में वहाँ पर प्रेजेंट थे, कम से कम 2 टेररिस्ट एक साथ में उनका सामना कर रहे थे। यहाँ पर संदीप अकेले थे और उनके पास में एम्यूनेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बावजूद जब नीचे से रेडियो आता है, उनके जो साथी सोल्जर्स हैं उन्हें कहते हैं कि क्या हम ऊपर आ जाए या फिर डू यू वांट अस टू कम अप और कैन यू जस्ट मेक अ वे फॉर अस टू कम अप। उस समय उनकी तरफ से एक रिस्पांस हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। और ये उनके आखिरी शब्द साबित होते हैं इस ऑपरेशन में। उनकी तरफ से सुप्रीम सैक्रिफाइस हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से, शांतिकालीन सबसे अत्युच्च शौर्य का पुरस्कार उससे सम्मानित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजर उन्नीकृष्णन की ये वीर गाथा पसंद आई होगी। और इसी के साथ साथ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कई सारे और वीरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक छोटी सी चीज़ है, कोई भी एक सोल्जर है, कोई भी एक फौजी है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए अत्युच्च बलिदान देता है, उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। 31 साल के थे मेजर। उस समय अगर वो आज इस समय होते, अपने अत्युच्च बलिदान के बावजूद भी अगर आज वो होते, अगर वो उस टाइम पे भी इतने बड़े सैक्रिफाइसेस करते और सच में अगर बच गए होते, तो भी शायद उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती, शायद वो हल्के से बूढ़े नजर आने लग जाते, शायद उनकी ताकत कम हो जाती। लेकिन आज हमारे दिल में वो वैसे ही रहेंगे, 31 साल के, हंसते हुए, काम और कंपोस्ट, फायरी, ब्रेव मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।